वेलकम टू लाइटनिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम एक नए चैप्टर के साथ हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, 10th क्लास केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते कि फार्मूलाज क्या हैं एटसेट्रा। तो आप मेरी पिछला जो चैप्टर है जिसके अंदर मैंने बेसिक इक्वेशंस को बनाना और उन इक्वेशंस के अंदर जो है कैसे उनको बैलेंस करते हैं पूरा बताया है डीप से डिटेल से। एक एक लाइन मैंने ली है एनसीईआरटी की। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ, और ये चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम लोगों को इतना पता होगा कि एसिड जो होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वो सोर होते हैं या फिर वो बिटर होते हैं एटसेट्रा, इनके बारे में पढ़ा होगा। आइए आगे जानते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर और कैसे चैप्टर जो है डिफरेंट है और क्या क्या हमें लर्न करने को इसके अंदर मिलेगा। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें इसने बोला है कि प्रीवियस क्लासेस में आप सोर एंड बिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने एसिड और बेसिस की वजह से। तो फिर कह रहा है इन समवन इज फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एसिडिटी, एसिडिटी की प्रॉब्लम है किसी को, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे लेमन बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बोलेंगे? तो यानी कि हमें जानना ज़रूरी है कि एसिड और बेस क्या होते हैं और उनकी जो है वो वर्किंग क्या होती है। इसके बेसिस पे हम जानते हैं कि एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वीक है, एटसेट्रा। इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो अब ये रेमेडी हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी है तो लेमन एसिडिक होता है, तो एसिडिटी में हम एसिडिक तो देंगे नहीं, हम लोग कुछ बेसिक ही देंगे। ये भी एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा बेसिक होता है, तो बेकिंग सोडा का सोल्यूशन हम लोग देंगे। तो यहाँ पे इसने कुछ रिकॉल वगैरह का बोला है कि नॉलेज अबाउट द एबिलिटी टू एसिड्स टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। मैं बताया कि वो नॉलेज हमसे चेक करवाएगा। उसके बाद यू ऑलरेडी नो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पे जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो इसने यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे जो एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी नंबर 1 शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जो एसिड है वो कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। एंड सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज BLR। BLR इज ए कोड जो आपको याद रखना है, कोड की फॉर्म में है, और वो कोड क्या है? ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस को एसिड क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देता है। 8th क्लास में आप लोगों ने देखा, पढ़ा भी होगा कि लिटमस क्या होता है। लिटमस पेपर जो लिचिन का बना होता है, तो वो सब यहाँ पे है। ब्लू लिटमस को अगर आप डिप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेड में। तो आप याद रखें एसिड BLR। एसिड किसको कन्वर्ट करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक का कलर भी चेंज हो जाता है जो कि येलो से रेड हो जाता है, कि यहाँ पे अगर हम लोग एसिड या बेस में से कुछ ऐसे यूज करते हैं। नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन एंड सोप विच इज बेसिक इन मीडियम, बेसिक इज नेचर। तो चिकन करी वगैरह जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या आप लोगों ने जो यूज की है, तो स्टेन ऑफ करी, तो वही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्क्रब्ड ऑन इट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड। येलो हो जाता है जब इसको दोबारा वॉश करते हैं, और विद प्लेंटी ऑफ वाटर। सिंथेटिक, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ये भी हमें जानना जरूरी है कि यहाँ पे क्या है कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। मैं आगे लूंगा इसको। सिंथेटिक इंडिकेटर का मत, 3 तरह के इंडिकेटर हमारे सिलेबस में है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑलिफैक्टरी। तो यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, जो कि हम लोग अपनी लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर ऐसे केमिकल बनाते हैं। तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे हमारे क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जाने। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? कि फिनोफ्थलीन हो गया एंड मिथाइल ऑरेंज। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्यों है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सिंथेटिक एज दे आर मैन मेड, मैन मेड, मैन मेड हैं। इसका मतलब कि वो लेबोरेटरीज के अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेस की रिएक्शन भी देखेंगे और यूज जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि मेन चैप्टर की तरफ हमें ले जा रहा है। दिस इज नया नया टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द एसिड्स एंड बेसिस।
ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेसिस में क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनके केमिकल बिहेवियर क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के साथ वो क्या बिहेवियर शो करते हैं, कैसा कलर शो करते हैं, क्या करते हैं, वो हम यहाँ समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर क्या शो करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, दैट इज HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, NaOH। ये सारे के सारे कैसे हैं, आप जानते हैं कि ये सब एसिड हैं, ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, ये भी बेस है। NH4OH MgOH2 ये भी क्या है, बेस हैं। इनको आप लोग इनके नाम याद रख लें क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के ऐसी चीज़ें काम आती हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच अबव ए सोल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास मैंने लिया और उसके ऊपर एक एक ड्रॉप इनका डाल दिया मैंने। फिर ये कह रहे हैं व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solutions taken। तो यहाँ पे इसने एक ये टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। मतलब इंडिकेटर का एक डेफिनेट कलर मुझे बताएगा कि जो वो है जो हमने सब्सटेंस लिया हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो क्या है। तो चेंज इन कलर से हमें पता लगेगा। चेंज इन कलर क्या है मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। There are some substances whose order changes in acidic or basic medium. These are known as olfactory indicators. So olfactory indicators क्या होते हैं कि जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि इनकी ऑर्डर से हमें पता लगता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सबसे पहले तो मैं इस टेबल के अंदर आप लोगों को ये फिल करा देता हूँ कि हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब सबसे पहले इसने क्या लिया हुआ है, रेड लिटमस। उसके बाद यहाँ पे इसने लिया हुआ है ब्लू लिटमस। उसके बाद फिनोफ्थलीन और उसके बाद इसने लिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज। दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मैंने अभी पहले भी बताया आपको। अब इनके कलर्स को देखते हैं कि ये कौन कौन से कलर शो करते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बताया था कोड BLR, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, एसिडिक सॉल्यूशन रेड कर देगा। ओके, और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो इसके कलर को क्या करेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप चेक करें कि क्या चेंज करेगा। उसके बाद रेड लिटमस को जो बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये वाला क्या कलर है ये आप फाइंड करेंगे, ये मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों आपने सेवन्थ एथ क्लास में खूब किए हैं, लेबोरेटरी के अंदर जाकर भी किए, आप रिकॉल करें उसको। ये उसके बाद फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज में क्या है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर देता है। ओके, और यहाँ पे ये बेसिक सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर देता है, येलो कलर। आप लोग 11th क्लास में जब आएंगे तो आप लोग नेक्स्ट ईयर तो आप लोग उसमें लेबोरेटरीज के अंदर इसको और वो करेंगे, इसके टाइट्रेशंस वगैरह भी करेंगे, तो वहाँ आप ये यूज़ करेंगे। फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट रहता है, इसका मतलब नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इनके कलर्स बिल्कुल याद रखें, ये मैंने आपको इसलिए फिल कराया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो कि किसका कलर किस में चेंज होता है। वो फिनोप्थिल की कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे करके आपसे पूछ सकता है, MCQ भी पूछ सकता है कि एसिडिक मीडियम है, फिनोप्थिलीन डाला तो बताइए क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। आप इस चीज़ से याद रखें। चलते हैं आगे। ये कह रहा है एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग। ये मेरे पास प्लास्टिक बैग है और इसके अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने चॉप्ड ऑनियंस को ले लिया, चॉप्ड ऑनियंस को ले लिया। फिर ये कह रहा है विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, तो इसमें कुछ स्ट्रिप्स भी होंगी क्लीन क्लॉथ की। फिर कह रहा है टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। इसको टाई कर दिया ऊपर से या इसको प्लेस कर दिया और इसको ओवरनाइट छोड़ दिया। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज फॉर टेस्ट एंड एसिड्स। तो यहाँ पे जो चॉप्ड अनियंस में जो यहाँ पे स्ट्रिप्स थी, क्लॉथ स्ट्रिप्स, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग अब एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हम लोग
कैसे चॉप्ड ऑनियन का यूज़ करके इंडिकेटर, खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं, ये आपसे पूछा भी जा सकता है वाइवा वगैरह के अंदर। तो कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस, ये पॉइंट हुआ। इसके बाद कह रहे हैं टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स, चेक देयर ऑर्डर। ऑर्डर जो होगी उनकी किसकी होगी, ऑनियंस उसकी होगी। फिर ये क्या, कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन दी अदर। इसमें हमने HCl और NaOH डाला तो उसमें ऑर्डर में कुछ चेंज होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर ये कह रहा है हमें यहाँ पे कि ये कह रहा है रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर अगेन चेक द कलर। उनके बाद हमें उसे दोबारा रिंस करके क्या करना है, दोबारा कलर देखना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। तो आप एक बात इससे इंफॉर्मेशन क्या निकलती है कि यहाँ पे जो हमारे 3 सब्सटेंसेस हैं, नंबर 1 ऑनियन, दूसरा जो हमारा है वो है क्लोव ऑयल, ओके। और उसके साथ वो कह रहा है कि हमने क्या लिया, इसके साथ क्या लिया, वेनिला एसेंस। तो इसके साथ ही मैंने यूज कर लिया है प्लस वेनिला एसेंस, इसको मैं थर्ड में ऐड नहीं कर रहा हूँ, वेनिला एसेंस। तो ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, एज नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे किसके अंदर, एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने में। तो पूरी आइडेंटिटी यही है कि विच ऑफ दीज वेनिला ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स में यूज कर सकते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज। तो ये तो इसने केवल एक नेचुरल इंडिकेटर के ऊपर दिया है जिसके अंदर हम लोग को केमिकल चेंज नहीं देखेंगे, तो इसको तो बस हमें याद रखना है कि ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। उसके बाद कह रहा है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड एंड बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं हम लोग एक्टिविटी को। इसमें कह रहे हैं सेट द अपेरेचर्स एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इसके अंदर ये इसने जिंक ग्रेन्यूल्स डाली हुई हैं, ये जो सब जो हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया हुआ है इसने, वो भी डाइल्यूट। फिर टेस्ट ट्यूब है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, अपेरेचस ये है। उसके बाद ये कह रहा है डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है इसमें, ये कॉर्क होता है। कॉर्क का काम होता है कि उसके अंदर जो है हमारी जो डिलीवरी ट्यूब है वो फिट हो जाए। उसके बाद यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से आप देख रहे हैं कि ये पाइप कहाँ जा रहा है, ये सॉप सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे सॉप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड एंड कैंडल। कुछ इस तरह का यहाँ पे हमने ये अपर्चर्स दिख रहा है। तो गाइज होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है कि 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में और जिंक को इसके अंदर डाला जाता है। What do you observe on the surface of zinc granules? तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, what do you observe on the surface of zinc granules? The bubbles start forming on it. It indicates reaction is going on. तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। फिर एक है पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू दी सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन के थ्रू हमने पास क्यों किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसके बबल्स को बनाएंगे। क्योंकि एकदम से क्या होता है कि गैस जो निकलेगी उसमें एकदम से, जैसे मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी लिया था, पिछले एक एक्टिविटी में, कि जो फ्यूम्स बन रही थी उन फ्यूम्स को अपने पास लाते हैं। लेबोरेटरीज के कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ्टी के नॉर्म्स के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये गैस को बबल्स इसलिए बना रहा है ताकि एकदम से गैस अगर उसके अंदर बने भी तो वो क्या हो, धीरे धीरे करके बबल्स बना करके ऊपर आए और यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो कह रहे हैं पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू दी सॉप सॉल्यूशन से पास कर दिया। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन दी सॉप सॉल्यूशन, क्योंकि सॉप सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये ऊपर की जो इसकी लेयर होती है उसके अंदर जो सॉप की पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ ये क्या कर सकता है, बबल को फॉर्म कर सकता है, उसमें लेयर्स बनाई जा सकती हैं जो कि सिंपल वाटर के अंदर पॉसिबल नहीं होती। फिर ये कह रहा है टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमने देखा बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, सो वी ऑब्जर्व पॉप साउंड्स। तो पॉप साउंड्स मिलेंगे किसके साथ, एज कैंडल बर्न्स। जो कैंडल बर्न करेगी उसके साथ क्या मिलेंगे, पॉप साउंड मिलेंगे। इसका रिपीट दिस एक्टिविटी विद HCl HNO3 एंड CH3COH। इसके साथ हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है।
और द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम और डिफरेंट। तो हम मैं बता दूं यहाँ पे सबके साथ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे सेम आएगी, क्योंकि सभी के सभी एसिड हैं, और एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जैसी बात है कि हाँ क्या निकल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगी किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे इसने इस चीज को बोला है कि note that metal in the above reaction displaces hydrogen. So metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called as salt. तो यानी कि ये हमारी पहली रिएक्शन इसके अंदर है कि एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसने कहा कैन यू राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे जो मैं है इसकी रिएक्शंस लिख रहा हूँ जो हमने एक्टिविटी की थी, रिएक्शन ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हमने की थी उसकी रिएक्शन क्या है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसने वहां पे क्या लिया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी मेटल है। और मेटल इस तरह से चिल्ड्रन इसको याद रखना है आपको, दीज आर काइंड ऑफ फॉर्मूला, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है x+y का होल स्क्वायर, आप x और y को कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे ये भी फॉर्मूला है केमिस्ट्री के अंदर कि एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, तो आपको पहचानना है ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, तो मुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनना है और हाइड्रोजन गैस बननी है। तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा ZnSO4, एक दूसरे का एन से कंबाइन करेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन, यहाँ पे गैसेस स्टेट में बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना, ये मेटल ने एसिड से रिएक्ट किया तो यहाँ पे बना सॉल्ट, और ये क्या बन गई, गैस बन गई, हमारे पास गैस है। तो जिंक सल्फेट क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो एक्टिविटी की रिएक्शन इस तरह से है, परचेस भी आप लोग दिमाग में रखें, और ये समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इन एक्टिविटीज के थ्रू। तो पहला रूल जो हमारा है वो क्या है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों को ये रूल याद दिलाऊंगा, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक्टिविटी 2.4, तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी 2.4 का कुछ बता रहा है, ये कह रहा है प्लेस ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया कि आपने जिंक मेटल को डाल लिया। उसके बाद कह रहा है ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑन द टेस्ट ट्यूब। मतलब ये टेस्ट ट्यूब अगर आपने ली है, आप देखिए, और इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या है, कॉर्क लगाई हुई है, और कॉर्क के अंदर से एक पाइप लिया हुआ है जो कि किधर जा रहा है, इसको फिर से मैं सोप सॉल्यूशन के अंदर लूंगा, तो ये सोप सॉल्यूशन हो गया, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने NaOH डाला है इसमें, और यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। तो इस तरह से समझाना चाह रहा है इस पॉइंट पे। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे आप बताएं कि रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3। हमने वही रिपीट किया हुआ है कि सोप सॉल्यूशन लिया है, सोप सॉल्यूशन से बबल्स बन रहे हैं, और इन बबल्स पे हमने क्या किया हुआ है, एक कैंडल को, फ्लेम को यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये फ्लेम है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तो आई डू लाइक दिस, और साइंस में ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादा अच्छी ड्राइंग की। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ फ्लेम्स है, फ्लेम है, तो फ्लेम मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ पे इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, इसका भी ऑब्जर्वेशन वही होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका कि पॉप साउंड के साथ यहाँ पे कैंडल बर्न होगी, पॉप साउंड, कैंडल बर्न्स, कैंडल क्या करती है, बर्न्स करती है पॉप साउंड के साथ। तो बेटे इस तरह से एक्टिविटी हम लेके चलनी है, एक एक पॉइंट को समझना है, दिस इज साइंस। तो रिएक्शन जो इसने लिखी है वो क्या लिखी है कि NaOH जो है मेरा, वो क्या कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, ZnO2 जो है यहाँ पे 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे सोडियम के पास कितने हैं, एक वैलेंसी है, तो चूंकि 2 है इसकी 1 है, तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सोडियम जिंकेट। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर जिंकेट क्या होता है, तो जिंकेट का जो फॉर्मूला होता है वो ZnO2 होता है, 2 नेगेटिव। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है।
यू विल फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे भी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। यानी कि मेटल की रिएक्शन अगर हम लोग बेस के साथ करेंगे, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, यहाँ से हमें एक दूसरा कंक्लूजन मिलता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर टू पॉइंट क्या है कि जब भी हमारी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगी तब भी वो सेम रिएक्शन करेगी, क्या बनेगी, सॉल्ट बनाएगी और साथ में क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखें। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने इससे पहला चैप्टर लिया था, उसके अंदर पूरी स्लाइड मैंने ली थी, हर एक आयन का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं CO3 2 निगेटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो होते हैं HCO3 निगेटिव। ये डाई एनायन है और ये क्या है, एक एनायन है। तो इसके अंदर अब देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई गई है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, एट टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेवल देम A एंड B। A और B टेस्ट ट्यूब इसने ली है। इसने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्योंकि CO3 जो है वो यहाँ पे 2 निगेटिव है और सोडियम पे 1 वैलेंसी होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। तो A टेस्ट ट्यूब में इसने क्या लिया है, A टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने कार्बोनेट लिया है और दूसरी के अंदर क्या लिया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर ये कह रहा है एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने 2 ml यहाँ पे HCl डाला हुआ है। तो यानी कि हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, एक ये टेस्ट ट्यूब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने यहाँ पे डाला हुआ है ये आपका Na2CO3, और दूसरी टेस्ट ट्यूब जो मेरे पास है उसमें इसके अंदर डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या डाला, ये दोनों के दोनों कितने लिए हुए हैं, ये इसने लिए 0.5 ग्राम और दूसरे वाला भी इसने 0.5 ग्राम लिया हुआ है, और इसके अंदर इसने डाला है यहाँ पे 2 ml HCl। तो यानी कि 2 ml HCl भी इसने इसके अंदर डाल दिया है। ये मैं पिक्टोरियल यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फिर ये कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्व क्या होता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर एज शोन इन फिगर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो ये टेस्ट ट्यूब है ये A है और ये B है। तो यहाँ पे भी इसने A टेस्ट ट्यूब वाला जो है वो दिखाया मुझे कि सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, लेबोरेटरी सेटअप, ये वाली टेस्ट ट्यूब ली हुई है। उसके बाद इसने क्या किया कि डाइल्यूट HCl यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। हमें कैसे पता लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, हम लोग देखते हैं रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे जो रिएक्शन अगर होंगी वो क्या होंगी, Na2CO3 जब HCl के साथ कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा NaCl, यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, और साथ में हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ में इंपॉर्टेंट जो ये गैस प्रोड्यूस होगी, ये कौन सी गैस है, CO2 गैस। उसके बाद ये यानी कि यहाँ पे जो इसने सेटअप लिया हुआ है, कॉर्क लिया हुआ है, कॉर्क ताकि हम लोग टेस्ट ट्यूब फिट कर सकें। उसके बाद ये थिसल फनल लिया हुआ है, उसके बाद स्टैंड डाला हुआ है। थिसल फनल का मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक apparatus in which we can pour the HCl etc after the setup। तो आप इसको याद रखें थिसल फनल का यूज क्या होता है। उसके बाद डिलीवरी ट्यूब लिया हुआ है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH2, तो CaH2 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है। और अब हम पास करते हैं कि यहाँ पे जो गैस जा रही है इसके अंदर कौन सी जा रही है, CO2 जा रही है, यानी कि यहाँ से जो गैस फ्लो हो रही है वो CO2 गैस फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। मैं टेस्ट ट्यूब 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये Na2CO3 जब रिएक्शन करेगा HCl से तो CO2 गैस पास होगी, और वो किसके पास जाएगी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाएगी। अब अगर हम लोग B लें, B के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये भी क्या करेगा कि यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, और ये क्या करेगा NaCl H2O और CO2। तो दोनों के अंदर जो है रिएक्शन सेम है, दोनों के प्रोडक्ट सेम है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो CO2 इस कार्बोनेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज द बेसिक रीजन।
और हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंदर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो यानी कि जो CO2 प्रोड्यूस होगी उसको किसके थ्रू पास करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसका कोई कलर नहीं होता है, तो हम देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है ये कलर जो है किस गैस का है। तो उसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करते हैं, और पास करके यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन लिखी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में CO2, और उसके साथ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, PPT बना देगा। मतलब शुरू में क्या होगा, यहाँ पे शुरू में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो एक लिक्विड की तरह होगा, ओके, जैसे कि वाटर होगा। उसके बाद आपने जैसे ही इसके अंदर आप CO2 पास करना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे टर्बिडिटी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरह से जैसे कि सैंड को डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर के अंदर, और नीचे क्या होता है, टर्बिडिटी आना शुरू हो जाती है, वो सैंड के पार्टिकल्स ऐसे धुंधला धुंधला टाइप में ऐसा दिखने लगता है। तो इस तरह से वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, और फिर लास्ट में जब सेटल डाउन हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा यहाँ पे, वो किसकी वजह से बनेगा, व्हाइट PPT की, कि यहाँ पे CO2 पास हुई है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं इसको, यानी कि जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जब भी वो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमें रिएक्शन याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनती है और H2O बनता है। सॉल्ट डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिएक्शन कौन सी ली है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट रिएक्शन MgCO3 ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं साथ में, तो MgCO3 क्या प्रोड्यूस करेगा, MgCl2 प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ में यहाँ पे क्या बनेगी, CO2, और साथ में क्या बनेगा, HCl। तो मैं एक डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों ने ले लिया कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में आपने फिर से HCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फिर से गैस प्रोड्यूस होगी, दैट पहले सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी KCl, बिकॉज सोडियम यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमारा H2O प्रोड्यूस होगा, दिस इज H2O। तो यहाँ पे जो इस तरह से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे विल गाइड यू इन दी रिएक्शंस। रिएक्शंस में आपको पहचानना होगा, जैसे अगर ये रिएक्शन दे देता हमें क्वेश्चन में कि इसको कंप्लीट कीजिए, तो मैं कैसे पहचानता कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ, तो मुझे पता होना चाहिए सॉल्ट, CO2 और H2O। अब उसके साथ में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। वो कॉन्सेप्ट है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने पास कर दी तो क्या बनेगा। तो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो H2O और CO2 से दोबारा रिएक्ट कर रहा है, तो वो रिएक्ट करने पे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि अपने आप में क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब होती है, या जो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली हुई है, और इसके अंदर यहाँ पे पाइप से क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब CO2 इसके अंदर जा रही है तो इनिशियली तो क्या होगा, CO2 जाने से पहले ट्रांसपेरेंट होगा। अब ट्रांसपेरेंट के बाद क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट होगा, फिर CO2 के बाद जो इससे प्रीवियस रिएक्शन मैंने बताई थी कि जिसके अंदर वो क्या बनाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि यहाँ पे इस कुछ टाइम बाद इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये कुछ PPT टाइप बनाएगा, ये PPT बन जाएगा, टर्बिडिटी होगी, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लेकिन इसके बाद अगर आपने कंटिन्यूअसली CO2 आप इसके अंदर प्रोड्यूस करते रहे, इसके अंदर आप लोग CO2 इजेक्ट करते रहे, इंजेक्ट करते रहे, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये CO3 यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। यानी कि फिर से जो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे बता पाता है
कि CO2 जो है यहाँ पे पास हो रही है। तो एक्सेस करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपने उसको लगा के छोड़ दिया, कुछ देर बाद गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई CO2। वो पास होने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया उसने, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए, और छोड़ के जाने के बाद आपको क्या हुआ कि आपने कुछ टाइम बाद आके देखा, एंड यू विल से कि यार पहले भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट था, अभी भी ट्रांसपेरेंट है, बट आपने क्या मिस कर दिया, वो जो स्टेज है कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, टर्बिडिटी बनी है, उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, मिस कर दिया। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट से कुछ टाइम बाद क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हमने एक्सेस इसके अंदर CO2 पास कर दी है तो दोबारा से ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट, एंड अवर एक्सपेरिमेंट विल गॉट फेल। यहाँ पे फेल हो जाएगा इसका, CO2 के डिटेक्शन का। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए ही हम यहाँ पे CO2 को पास करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन को नोट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों के तीनों क्या हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, लाइमस्टोन एंड मार्बल। अब यहाँ पे कह रहा है ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट, दिस एंड दिस हैज बीन रिटन इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा हमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी टॉपिक की तरफ, जो कह रहा है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसने एक्टिविटी बोली है, वो एक्टिविटी देखते हैं। इसने कहा टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से मैं इसको ले रहा हूँ। इस टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH लिया हुआ है, और ये कितना है, 2 ml। मैं यहाँ पे पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद कह रहा है एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन हमने डाल दिया। फिनोप्थलीन का मैंने चैप्टर को शुरू होते ही आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में ट्रांसपेरेंट रहता है। मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसपेरेंट ही रहेगा लाइक वाटर, और ये जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन आएगा, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इसने जो पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डूइंग दिस, इट विल टर्न टू बी पिंक। तो ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, NaOH है, और साथ में क्या है, फिनोप्थलीन है। ओके, फिर ये कह रहा है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब आप समझिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, यानी कि इस तरह से जो ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, HCl सॉल्यूशन को डाल रहे हो। HCl सॉल्यूशन तो होगा क्या कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे पूछ रहा है देयर एनी चेंज इन कलर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस। यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका कलर पिंक हुआ है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से व्हाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट और डिसिपेट पिंक कलर। ये पिंक कलर को क्या करेगा, डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा, और किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसको ट्रांसपेरेंट में। दोबारा से ट्रांसपेरेंट होने की तरफ चल देगी। मतलब कि होगा क्या रिएक्शन के अंदर, जो पिंक कलर आएगा तो फेड होने लगेगा, फेड होते 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 जब ये पूरा HCl इससे जो भी NaOH है अंदर इससे कंबाइन कर जाएगा तो क्या बना देगा, ट्रांसपेरेंट। फिर है व्हाट डिड द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। उसका ये पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है कि NaOH की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, और दोनों की रिएक्शन कैसी है, रिवर्स है। रिवर्स कैसे, कि यहाँ पे आपने जब बेस है तो पिंक कलर क्या शो कर रहा था, बेस का होना शो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पिंक कलर डाउन हो रहा है, फेड हो रहा है, इसका मतलब बेस की जो क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है, बेस की जो इसके अंदर
कैपेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो यानी कि सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल की तरफ चल दिया है या फिर वो एसिडिक की तरफ चल दिया है, क्योंकि न्यूट्रल के बाद चलेगा। फिर ये कह रहा है हाउ नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaH टू द अबव मिक्सचर। अब इसके अंदर इसके बाद फिर से NaOH को ऐड कर दिया, तो दोबारा से क्या होगा, ये दोबारा से पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा पिंक हो जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ फ्लोरेथिलीन रीअपियर? यस, ये दोबारा से रीअपियर हो जाएगा अगर यहाँ पे ये पूरा न्यूट्रल हो गया होगा। हमें सॉल्यूशन की यहाँ पे ये नहीं दी है कि कंसंट्रेशन क्या डाल रहा है ये अंदर, तो इसीलिए हम लोग केवल यही एजम्पशन कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? तो इसका रीजन जो है वो ये है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज नलिफाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। मैंने बताया आपको कि जो बेस है उसका होना पिंक कलर बता रहा है फेनोल्फथालीन का, फिर ये पिंक कलर डिसिपेट हो रहा है, इसका मतलब बेस की प्रॉपर्टी को कुछ एसिड जो है वो क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, नलीफाई कर रहा है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, एसिड एंड बेस नलीफाई ईच अदर, एक दूसरे को नलीफाई करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट भी होता है, बट यहाँ पे सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दिस इज CuO, copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring। तो यहाँ पे आपने एक बीकर ले लिया है और इस बीकर के अंदर आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को डाला है। कॉपर ऑक्साइड में आपने क्या ऐड किया है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आप इसके अंदर HCl ऐड कर रहे हैं, और HCl ऐड करने से हमने इसको स्टिर किया। फिर कह रहा है नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट इज हैपन टू दी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को क्या हो गया है। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बोल रहा है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस बिकम ब्लू ग्रीन। तो यानी कि ये जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ओके मैंने ग्रीन पेन से भी लिखा है तो याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स, कॉपर ऑक्साइड HCl में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, और जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, ब्लू ग्रीन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहने का चाह, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन दी रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। तो यानी कि मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और यहाँ पे बन रहा है CuCl2, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। क्योंकि HCl एक एसिड है तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी बना था, यानी कि एसिड के साथ क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड हमने यूज की है। ये ऑक्साइड कैसी है, बेसिक ऑक्साइड है। तो रिएक्शन बिटवीन दिस, इसने कहा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन आप याद रखें, हो सकता है वो क्वेश्चन में कहीं भी पूछ ले कि कॉपर ऑक्साइड को आप प्रूव कीजिए कि वो किस नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है, तो हमें ये बताना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन जो है, इसने जो कॉपर ऑक्साइड वाली बोली थी, तो उसको कह रहा है कि बैलेंस करो। तो पहले मैं उसको बैलेंस ही कर देता हूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl CuCl2 प्लस H2O। तो अब मैं यहाँ पे किसको देख रहा हूँ, सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए मैं दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं हम लोग, मैंने आपको रूल बताया था, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, या आप ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। LHS में HCl जो है उसके पास कितना HCl है, 1 हाइड्रोजन है HCl में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RHS में H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। तो यानी कि LHS में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 2, सो मल्टीप्लाई HCl बाई 2। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuO
plus 2HCl and it will become CuCl2 plus H2O. अब आप देखिए हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है, यस, ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है. यहाँ पे कॉपर जो है वो बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है. तो फाइनल जो बैलेंस रिएक्शन है वो क्या होगी, वो मेरे पास होगी कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl CuCl2 प्लस H2O. दिस वाज द फाइनल बैलेंसिंग रिएक्शन. तो गाइस इस तरह से हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज भी कर लिया. आगे चलते हैं. वो कह रहा है सिंस मेटालिक ऑक्साइड react with acids to give salts and water, this is metallic oxide, copper is a metal, so this is metallic oxide. और ये रिएक्ट कर रही है इसके साथ. सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, मैंने जो पहले अभी आपको स्लाइड में बताया कि सिंपल सेम वही रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट के साथ वाटर बन रहा है यहाँ पे. मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड. दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो मेटालिक ऑक्साइड होगी वो कैसी होगी अपने आप में, एक बेसिक ऑक्साइड. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अभी रिवाइज करा दिया इसको. इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये कह रहा है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड बेस. तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड की तो उसने ऊपर कर ली रिएक्शन. अब हम किसकी देखेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की और बेस की. तो यानी कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा. नॉन मेटालिक का देखते हैं. यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर. तो हमने कौन सी रिएक्शन की थी, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसकी रिएक्शन जब हमने की थी तो क्या बना था, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना था और साथ में क्या था मेरे पास, साथ में मेरे पास यहाँ पे H2O था. ओके. तो फिर ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने आप में एक बेस है. फिर कह रहा है विच इज़ ए बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोबारा से क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या हुआ, ये एसिड हुआ. यानी कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये कैसी ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड. ये एसिडिक ऑक्साइड है. तो यानी कि जो CO2 होती है वो कैसी होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है. सिंस दिस इज सिमिलर टू ए रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड, तो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो यानी कि मैं यहाँ पे इसका क्रक्स लिख रहा हूँ, दैट इज द ऑक्साइड जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक. ओके, जो नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं और जो मेटल से होती है वो कौन सी होती है, मेटालिक ऑक्साइड. तो मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है नेचर में, एसिडिक होगी और ये क्या होगी, ये बेसिक होगी. ओके. सो इस तरह से हमें याद रखना है. मैंने एक शॉर्ट डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. यहाँ पे हमारा एक पूरा एक पार्ट कवर होता है जिसके अंदर एसिड और बेस की एक्टिविटी को हमने समझा है. नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है. मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाते हुए करने की कोशिश करूँगा. क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है Why should curd and sour substances do not be kept in brass and copper vessels? जो कर्ड है या कोई भी सोर सब्सटेंस है वो हम लोग ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते. ब्रास जो है वो कॉपर का अलॉय होता है. तो मेनली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे किससे रिलेटेड है, कॉपर से रिलेटेड है. तो कॉपर के वेसल्स में हम कर्ड को और सोर सब्सटेंसेस को नहीं रखते हैं. उसका रीज़न ये है गाइस क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उनकी जो नेचर है वो क्या हो जाता है, वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है. मतलब जो कर्ड आपने यहाँ पे रखी हुई है वो क्या हो जाएगी, मोर एसिडिक हो जाएगी क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेंगे, एसिड को जनरेट करेंगे. सो द कर्ड विल बिकम मोर एसिडिक इन मेटालिक, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटालिक है, मेटालिक कंटेनर on reaction like copper and it will be adverse for digestive system.
तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके अगर आप ज़्यादा पीएच का मतलब होता है एसिडिटी, तो आप लोगों को क्या होगा कि एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि कर्ड जो है वो मेटालिक कंटेनर में हमको नहीं रखना है, क्योंकि वो क्या होगा उसके एसिडिक नेचर को और इंक्रीज कर देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। तो मैंने गाइस आपसे कहा था कि कुछ वहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल व्हाट प्रोड्यूसेस एटसेट्रा, तो वो यहीं पे आए हुए हैं। फिर वो कह रहा है इलिस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आंसर नंबर 2 comprises two parts. You are how you have to write it in the CBSE. Take one part, second part and third part. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज लिबरेटेड। तो फर्स्ट, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ, यानी कि मैंने ले लिया यहाँ पे कोई मेटल मैंने ले ली, जैसे कि सोडियम मैंने ले लिया, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। क्योंकि रिएक्शन जो है वो कराते टाइम याद रखना बहुत ईजी होता है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं एज कम्पेयर टू उसका फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो मेटल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here we see hydrogen gas will be produced। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहला आंसर तो हमने ये दे दिया। ठीक है, इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। सो सेकंड आप लिख देंगे एग्जाम्पल इज ऑफ सोडियम एंड HCl। आप चाहे तो उसको दोबारा लिख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट विद HCl एंड इट विल प्रोड्यूस NaCl प्लस H2, जो कि एक गैस है। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट वो कह रहा है, पार्ट्स में लिखने से क्या होता है कि हम आंसर्स जो है वो एग्जामिनर को चेक करते टाइम कॉपी को साफ नजर आते हैं। फिर ये कह रहा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। नाउ वी हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स आई हैव टोल्ड यू। देखिए, तीन गैसेज होती हैं, मैं यहाँ पे रफ में भी आपको बता रहा हूँ। एक होती है हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके बाद हमारी CO2 प्रोड्यूस होती है, उसके बाद O2 प्रोड्यूस होती है। एक एक्टिविटी भी मैंने इसके ऊपर कराई थी आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि CO2 जो है जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास साथ रिएक्शन करेगी, इससे पास करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलता है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में इसको कराया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक मैंने एक्टिविटी कराई थी जिसके अंदर वो क्या हो रहा था, हाइड्रोलाइसिस कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा था वाटर की। तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी थी और ऑक्सीजन भी था। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि जब भी इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे, तो बर्निंग कैंडल लेने से क्या फ्लेम जो है वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगी फ्लेम। मतलब अगर फ्लेम इस तरह से है तो वो फ्लेम इंक्रीज होकर के इस तरह से हो जाएगी। इट मीन्स ऑक्सीजन सपोर्ट दिस। हाइड्रोजन होगा तो ये फ्लेम क्या हो जाएगी, ये फ्लेम डैम्प आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर ऑफ गैस द फ्लेम गॉट डिप्ड। फ्लेम क्या हो जाती है हमारी, डिप्ट हो जाती है, मतलब कि फ्लेम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। द इंटेंसिटी गॉट डिक्रीज, इंटेंसिटी गॉट डिक्रीज, ये मेरा डिक्रीज का साइन है। तो इस तरह से डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एसिड टू प्रोड्यूस इफर्विसेंस। इफर्विसेंस का मतलब होता है जो कि एकदम से फिज की जो आवाज़ आती है, जैसे कि आप लोग जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ओपन करते हैं तो फिज की जो आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड इफर्विसेंस। ओके, या कई बार जो रिएक्शन होती है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई बर्निंग मेटल है उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ ड्रॉप आपने वाटर की डाली, तो वो जो फिज की आवाज़ आती है जिससे कि वो क्या होती है, पेपर में कन्वर्ट हो जाती है जो आपने वाटर डाला है, तो वो इफर्विसेंस होती है। फिर वो कह रहे हैं द गैस इवॉल्व एग्जिस्ट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, आप लिखेंगे कैसे, हाउ शुड आई डू दिस।
तो इसने कहा है ए कंपाउंड, एक मेटल है ए, वो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, वो एसिड क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि इफर्विसेंस होती है। इफर्विसेंस क्यों होती है? क्योंकि मेटल के साथ डाइल्यूट HCl जो है वो इफेक्टिवली क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पे क्या मिलती है, इफर्विसेंस मिलती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो एक्सटिंग्विश कर देगी, ये रफ पार्ट है, बर्निंग कैंडल। अगर उसकी इंटेंसिटी वेरी हाई है तो वो क्या करेगी, वो कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी, या ये तो होगा ही होगा, अगर इंटेंसिटी कम है उस बर्निंग उस रिलीजिंग गैस की, तो वो उसकी कैंडल को क्या कर देगी, थोड़ा फेड आउट कर देगी या थोड़ा डिसिपेट कर देगी, उसको कम कर देगी। तो ये तो कंफर्म है, लेकिन इसने बोल दिया है कि एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे कैंडल जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाएगी। फिर वो कह रहा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म एक कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि एक जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो मैंने कुछ कुछ पढ़ा है कि मेटल, मुझे याद आना चाहिए, वी नो कि जो मेटल होती है जब वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो वो क्या बनाती है, सॉल्ट। और ये सॉल्ट किससे डराइव होता है, उस मेटल से डराइव होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा NaCl बना है तो वो सोडियम से ही डराइव है। और साथ में क्या बनेगी, यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन है, और इसकी टेस्टिमनी कहाँ से हो रही है, इसकी टेस्टिमनी यहाँ से हो रही है कि ये किसको एक्सटिंग्विश कर रही है, बर्निंग कैंडल को। इसने बोला है एक्सटिंग्विश कर रही है तो हम मान लेते हैं, अदरवाइज अगर ये भी बोल देता कि ये जो बर्निंग कैंडल है क्या हो जाती है, फेड हो जाती है, तो मैं उसको भी हाइड्रोजन के उसके साइन के रूप में लेता। तो सॉल्ट प्लस दिस, सॉल्ट क्या बोला है इसने, सॉल्ट यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, एसिड यहाँ पे HCl है, तो इट कंबाइनिज, यहाँ पे जो मेटल है वो क्या होनी चाहिए, कैल्शियम होनी चाहिए। तो हो गया क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे लिखना है दिस, तो हमें यहाँ पे लिखना है द मेटल, द सॉल्ट डराइव्स फ्रॉम मेटल यूज्ड, लॉजिक भी देना है। तो मेटल मस्ट बी कैल्शियम। मेटल यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है। इसने गैस को भी पूछा है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंसिंग भी करनी है इस इक्वेशन की पहले मुझे। फिर ये कह रहा है कि द गैस इवॉल्व इज दिस, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज दिस। तो यहाँ पे मैं गैस भी बता देता हूँ, गैस क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, एंड गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसके बाद ये बैलेंसिंग की बात कर रहा है। तो गाइज इतना तो आप कर ही लेंगे कि यहाँ पे जो कैल्शियम है उसके साथ क्या है, उसके साथ HCl है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CaCl2 प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, CaCl2, Cl भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे। एंड दीज रिक्वायर ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ व्हाट, ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड दी एक्टिविटीज़ वी हैव परफॉर्म। जिसने मेरी एक्टिविटीज़ नहीं देखी हैं, जो मैंने लाइन बाय लाइन बताई है NCERT की, वो जा करके देख सकता है, उनको समझ सकता है, और उसके बाद ही ये क्वेश्चन यहाँ पे हो पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है कि जो अटक रहा है, आप उसको बैक में जा करके वीडियो में देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।